हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कुछ कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया था, तो आज आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। हमने पिछली क्लास में मेमोरी यूनिट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट वे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका द मेमोरी। स्क्रीन की तरफ देखिए सारे के सारे। सबसे पहले अपना टॉपिक लिख लीजिए, कंप्यूटर। ये आपका चैप्टर का नाम वही चलेगा अभी, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इस सीरीज़ का पार्ट 3 है आपका, जिसमें हम मेमोरी चैप्टर को कवर करेंगे, यानी मेमोरी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम मेमोरी की। देखिए, मेमोरी के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो तरह की होंगी आपकी, रैम रोम या हार्ड डिस्क। ये सारी तरह अलग अलग टाइप की क्या होती है, मेमोरी। अब यहाँ पर मेमोरी की बात करेंगे तो हम किसकी बात लेंगे, मेन मेमोरी की लेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मेन मेमोरी की। अब मेन मेमोरी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो इस वाली टॉपिक में क्या खास है उसके लिए। तो मेन मेमोरी के बारे में हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है, अलग अलग इसके नाम क्या होते हैं और ये किस तरह से वर्क करती है आपकी। तो इसी मेन मेमोरी को आप बोलते हो प्राइमरी मेमोरी। आप मेरे साथ साथ इनके नोट्स भी बनाते रहिए, या एक बार पूरी वीडियो को देख लीजिए फिर इसके नोट्स बनाते रहिए। तो इसको प्राइमरी भी बोलते हो आप, दूसरा टेम्परेरी भी, टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हो। अब यहाँ पर और आगे इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है कि आपकी मेन मेमोरी काम, इसका एक्चुअल काम होता क्या है। तो ये आपका प्री डिफाइंड वर्क प्लेस है। आपका सीपीयू जो भी काम करेगा वो इस मेमोरी में ही करेगा। तो इसके लिए आप लिख लीजिए, ये क्या है आपका प्री डिफाइंड वर्किंग प्लेस। यानी ऑलरेडी आपके सीपीयू ने डिज़ाइन कर रखा है कि आपका जो भी काम होगा वो इस मेन मेमोरी के अंदर होगा। इसी को आप रैम बोलते हो। और ये क्या काम करता है, अब ये वर्किंग प्लेस है, तो यानी जितना भी डेटा आपका होल्ड करेगा, तो टेम्परेरी बेसिस पे कौन होल्ड करेगा, आपका ये मेन मेमोरी ही होल्ड करेगी। तो ये क्या करता है, टेम्परेरी टेम्परेरीली कीप्स द इंफॉर्मेशन एंड डेटा। यानी जो आपका इंफॉर्मेशन और डेटा रहेगी उसको टेम्परेरी कौन स्टोर करेगा, आपका मेन मेमोरी स्टोर करेगी। अब इसमें क्या होता है, हर एक मेमोरी लोकेशन जो होगी उसका एक यूनिक मेमोरी एड्रेस भी होगा। ठीक है, क्योंकि उसी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका वर्क कहाँ पर हो रहा है। तो वो भी नोट डाउन करने का आपका। तो ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक मेमोरी एड्रेस, यूनिक मेमोरी एड्रेस। तो ये 2-3 लाइनों में हमने इसके मेन मेमोरी के बारे में पढ़ लिया कि किस किस तरह से आपके मेन मेमोरी को उसकी वर्किंग होती है वो सब। हमने लास्ट क्लास में डायग्राम के थ्रू भी इसको शो करवाया था कि किस किस तरह से आपकी मेन मेमोरी काम करती है। अब उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, अब थोड़ा सा उसके बारे में जान और लेते हैं कि क्या क्या काम करती है। तो हम डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं इसको। देखिए, मेमोरी क्या होता है, एक सेल की तरह होती है आपकी। यानी मेमोरी इज़ लाइक अ सेल। यानी एक मेमोरी है वो किस तरह से होगी आपकी, सेल की तरह से। यानी एक आम करेगी सेल। जैसे आपने एक्सेल वगैरह पे काम किया हो तो वहाँ पे सेल देखी होंगी, बहुत सारी सेल से बना होता है शीट आपकी। तो सेल क्या होता है आपका, ईच ईच सेल इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट नोन एज बिट्स। यानी हर एक सेल इसमें क्या होगी, बिट्स में डिवाइडेड होगी। तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले एक डायग्राम बता देता हूँ आपको क्या होता है वो, कि मेमोरी किस तरह से डिवाइड होगी। एक सेल इसको मान लेते हैं आपकी, एक मेमोरी का पार्ट है ये, इसको सेल 0 नाम ले लेते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए, ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है आपकी। और कितने पार्ट में होगी ये होगी 8 पार्ट में डिवाइड। यानी 0 1 2 3 4 5 6
और ये 7। क्लियर। अब ये 8 बिट में क्यों डिवाइडेड है, क्योंकि मेमोरी की एलिमेंट्री यूनिट क्या होती है आपकी, बिट। तो यानी ये जो है सिंगल सिंगल, ये जितनी भी हैं ये आपकी, इनको आप क्या बोलोगे, बिट। ऐसे ही करके आपकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, सेल 1, सेल 2, मतलब अप टू सेल n तक जितनी भी आपकी जा सकती हैं। ये आपकी मेमोरी पे डिपेंड होता है आपकी कंप्यूटर सिस्टम में कितनी होती है। तो ये जो बिट है, बिट आपका क्या है, एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी। एलिमेंट्री यूनिट ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पर ये जो सेल है इसके बारे में भी लिख लीजिए। ये सेल क्या रहेगा, सेल इज, या ईच सेल इज, एक सेकेंड, ईच सेल इज फर्दर broken down into smaller parts known as bits, known as bits। देखिए ये जो लाइन लिखी है हमने, इसका मीनिंग क्या है, जो हमने यहाँ पे समझाया है वही इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक नोट की फॉर्म में लिखा गया है। तो ये भी आप नोट कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए बिट क्या होती है, ये आपका बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट। अब यहाँ पे बाइनरी डिजिट क्यों है, क्योंकि इस सेल में कोई भी जो भी वैल्यू रहेगी वो आपकी बाइनरी डिजिट की फॉर्म में रहेगी। बाइनरी डिजिट आपके दो ही रहते हैं, आपके 0 और 1। तो इस फॉर्म में आपका डेटा रहेगा 0 0 1 0 1 0 1 0। इस तरह से आपको, इस तरह से जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो आपकी बाइनरी डिजिट के बेस पे ही कैलकुलेट होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन को नीचे करते हैं। और क्या समझने की है, जब आपकी 8 बिट, टोटल 8 बिट हो जाती हैं, यानी टोटल 8 बिट हो जाती हैं, तो उसको आप क्या बोलते हो, 1 बाइट कैलकुलेट करते हो, यानी उसको मेंशन करते हो आप 1 बाइट से। ठीक है, तो ये भी समझने की चीज़ है आपकी। अब यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है, हमने एलिमेंट्री यूनिट तो पढ़ ली कि सबसे छोटी वाली कौन सी मिलेगी आपको, बिट मिलेगी। अब यूनिट ऑफ मेमोरी किस किस तरह से काम करती हैं, होती कौन कौन सी, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यूनिट ऑफ मेमोरी एक चार्ट है छोटा सा, आपने पढ़ा भी होगा, हम इस क्लास में भी कवर करेंगे। जैसे आपने के बी सुना होगा, के बी के बाद क्या होता है, एम बी मेगाबाइट, फिर जी बी, फिर टी बी। इस तरह से ये फर्दर बढ़ती जाती हैं आगे। तो जो आपकी इसको कैलकुलेट कैसे करना है, द हायर मेमोरी यूनिट इज़ 2 की पावर 10 ऑफ इट्स लोअर। जो भी यूनिट होगी आपकी, तो एक बार लिख लीजिए और समझा भी देता हूँ कैसे कैसे वो होगी। लिखिए, हायर मेमोरी यूनिट, हायर मेमोरी यूनिट इज 2 की 2 पावर ऑफ 10 ऑफ इट्स लोअर यूनिट। अच्छा, इस लाइन का मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। इस लाइन का मीनिंग है कि अगर मान लो आपके पास, हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1 MB की, तो 1 MB कितना होगा, जो इससे लोअर वाली है उसका 2 की पावर 10, यानी 2 की पावर 10 ऑफ KB, क्योंकि इससे पिछली वाली KB होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, 2 की पावर ऑफ 10, ये आपकी मिलेगी 1024 KB। तो इस तरह से आपने यूनिट ऑफ मेमोरी को कैलकुलेट किया। अब इसके बारे में देखते हैं हम आगे कि मेजरमेंट किस किस तरह से होंगे, आप कैसे क्लासीफाई कर पाओगे इनको। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखिए आप यहाँ पर, यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट, कि आपके यूनिट ऑफ मेमोरी के मेजरमेंट किस किस तरह से होंगे। यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी
मेजरमेंट। अब देखिए, सबसे पहले यूनिट रहेंगी आपकी एक लाइन में, सेकंड में आपका नाम रहेगा कि उनका स्टार्ट नेम क्या होता है और उनका फुल नेम क्या होता है। इसी तरह से आप समझ पाओगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बिट के लिए। तो यानी हम एक यूनिट बिट की अगर हम स्टार्ट नेम लिखेंगे तो इसको सिंपल आप बिट बोल सकते हो, और यहाँ पर इसका फुल नेम बोल सकते हो बाइनरी बिट या बाइनरी डिजिट। ठीक है। अब जब आप 8 बिट को कंबाइन कर देते हो, यानी टोटल आपने कितने बिट कर दिए, 8 बिट, तो ये बन जाएगा आपका 1 बाइट। 1 बाइट बन गया, और इसको ही आप क्या बोलते हो यहाँ पर, बाइट भी बोल सकते हो। अगर आप जैसे किसी को बोलो कि एक बाइट में कितने होते, तो सिंपल आपका आंसर रहेगा 8 बिट। अब जब इससे पिछले वाला, जब इसके आप हायर वैल्यू पे पहुँचते हो, तो यहाँ पर जो मैंने बताया था इससे पिछले वाले उसमें कि 2 की पावर 10 बाइट, 2 की पावर 10 बाइट, या बोल सकते हो आप 1024, 1024 बाइट, ये किसके इक्वल रहेंगी, तो ये इक्वल रहेंगी आपकी 1 KB के इक्वल। और इसको आप बोलोगे, इसका फुल नेम रखोगे किलो बाइट। क्लियर। तो इस तरह से आपको सीरीज में समझते जाना है किस किस तरह से ये कैलकुलेट होती हैं। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब फोर्थ आपका क्या है, इससे पिछली वाली यूनिट है आपकी KB है, तो 2 की पावर 10 KB यानी 1024 KB, इस ये क्या बन जाएगी आपकी 1 MB, यानी इसको लिखोगे आप मेगा बाइट। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है समझने में। अब इसके बाद प्रीवियस यूनिट क्या है आपकी MB, मेगाबाइट, तो 2 की पावर 10 MB या 1024 MB, ये क्या बन जाएगी आपकी, ये GB की यूनिट बन जाएगी, तो इसको 1 GB आप बोल सकते हो। इसको बोलते हो आप गीगाबाइट। ये आपकी डेली यूज़ में भी होती हैं, जैसे आपकी मोबाइल की मेमोरी हो गई, किस किस तरह से वो डिवाइडेड होती हैं, तो GB में भी होंगी। ठीक है। आपके जो पहले के टाइम पे होती थी तो MB में चलती थी चीज़ें, अब GB में आ गया, अब TB में भी चल रहा है, आगे आगे फ्यूचर में हो सकता है PB में, EB में, Z में हो सकता है, कहीं तक भी पहुंच सकती हैं चीज़ें। तो 6 नंबर में देखते हैं 2 की पावर 10 GB या 1024 GB किस इक्वल होगी, तो ये होगा आपका 1 TB के अराउंड, तो इसको बोलोगे आप टेराबाइट। अब इसके आगे हम देखते हैं फर्दर कितना जा सकते हैं। तो TB तक बहुत सारे बच्चे ने सुन भी लिया होगा, पता भी होगा। अब इसके बाद की यूनिट में कईयों की दिक्कत होती है। तो 2 की पावर 10 TB है किसी के पास, या 1024 TB है, तो इसको बोलोगे आप 1 PB। PB मीन्स पेटाबाइट, पेटाबाइट। ओके, इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो 2 की पावर 10 PB है किसी के पास, तो यानी 1024 PB है किसी के पास यूनिट, तो उसको आप लिखोगे 1 EB। 1 EB, EB मीन्स एक्साबाइट। अब कंप्यूटर में क्या, इसकी रेंज बहुत सारी डिवाइडेड है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना हम कवर कर सकते हैं उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी के पास 2 की पावर 10 EB है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ज़ेटाबाइट, तो इसको आप ज़ेटा बाइट भी लिख सकते हो। ज़ेटाबाइट। ओके। और लास्ट एक और पढ़ लेते हैं हम, अगर किसी के पास 2 की पावर 10 ज़ेटाबाइट भी है, तो इसको आप क्या लिखोगे 1 योटा बाइट, तो इसको योटा बाइट भी लिख सकते हो। अब इसकी रेंज और भी आगे निकल सकती हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक की सीरीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक भी आपने याद कर दिया तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी डिटेल कवर हो जाती हैं। क्लियर। तो अब नीचे चलते हैं अगले टॉपिक के बारे में,
ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट किस किस तरह से होता है। तो ये एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और कोशिश करूँगा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ मैं अगली क्लासेस में, या जो भी आपकी स्कूल में क्लासेस होंगी उसमें भी देखते हैं। अब देखिए, अब मेन मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया, अब उसके बारे में पार्ट्स पढ़ेंगे। तो हमारी सीक्वेंस इसी तरह से चलेगी कि मेमोरी क्या हमने पढ़ लिया, मेमोरी कैसे कैसे आपकी काम करती है। तो जैसे मेमोरी के दो पार्ट आपने कर लिए, सबसे पहले मेन मेमोरी करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी भी होती है आपकी, इसके बारे में थोड़ा सा जितनी भी डिटेल हम कवर कर पाएंगे वो श्योरली कवर करने की कोशिश करेंगे। मेन मेमोरी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से वर्किंग होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो सब। अब मेन मेमोरी में हम पढ़ेंगे आपके रैम और रोम के बारे में, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, रैम और रोम। और उसके बाद रैम के बारे में भी हम क्लासिफिकेशन इसको करेंगे कि डी रैम क्या होता है और फिर एस रैम क्या होता है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो रैम है, रोम है आपकी, कि रोम के वेरियस टाइप कौन कौन से होंगे जो आपने पढ़े होंगे कभी, पी रोम या आपके ई पी रोम, ठीक है, और ई पी रोम, और फ्लैश ई पी रोम, लास्ट आपका मास्क रोम, क्या क्या होते हैं, ठीक है। और मेन मेमोरी के बाद हम पढ़ेंगे इसकी एक मेमोरी और भी होगी आपकी, कैश मेमोरी। ये आपको दिखाया जा रहा है कि आप इसमें पढ़ोगे क्या फर्दर में आगे आगे। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी यूनिट में भी आपकी आएगी, जो आपकी हार्ड डिस्क है वो किस किस तरह से काम होगी, उसके टाइप क्या क्या होंगे। हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग तरह की कौन कौन सी मेमोरी होती हैं आपकी। हार्ड डिस्क हो गई आपकी सीडी, डीवीडी, आपकी फ्लैश मेमोरी, ब्लू रे डिस्क, और आपके अलग अलग जो भी टॉपिक थे मेमोरी के अंडर में वो सारे अभी कवर हो जाएंगे। क्लियर। तो इसके बारे में हमने अभी मेन मेमोरी कवर कर दिया। अब रैम के बारे में पढ़ेंगे, रोम के बारे में पढ़ेंगे, फिर डी रैम, एस रैम, पी रोम, ये जितनी भी इस तरह की मेमोरी है, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सारे अपना ध्यान से एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए, कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो। मेमोरी, तो ये आपका मेन मेमोरी, या क्या बोल सकते हो इसको, प्राइमरी मेमोरी। तो इसके पार्ट्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था रैम, ठीक है। तो रैम क्या होता है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमने लास्ट क्लास में भी इसको थोड़ा सा पढ़ दिया था कि हमने फुल फॉर्म कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते क्यों हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। रैंडम का मीन्स है कि एनीवेयर, एनीवेयर, और एक्सेस मतलब उसको आप यूज़ कर पा रहे हो, यानी उसको यूज़ कर पा रहे हो, और मेमोरी आपकी उसकी लोकेशन, कि आपकी लोकेशन कहाँ है, यानी आपको कंप्यूटर में कहीं पर भी जो भी आपको करना है रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। तो इसको आप, इसमें रैम के पार्ट को आप कहीं पर भी किसी भी मेमोरी लोकेशन को इजीली आप एक्सेस कर पाते हो, इसलिए इस पार्ट को रैम बोलते हो। एज़ पर आप इसकी इसके आपकी फुल फॉर्म को पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर होता क्या है वो भी देखिए। इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करो तो मेमोरी सेल कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम एनी डिजायर्ड रैंडम लोकेशन, यानी जो भी आपकी डिजायर्ड लोकेशन है उसकी आप मेमोरी सेल को इजीली एक्सेस कर पाते हो, जो भी आपकी डिजायर्ड लोकेशन है। तो वो भी लिख लीजिए।
memory cell can be accessed for information transfer for information transfer from any desired random location, ठीक है। तो यानी मेमोरी सेल को आप एक्सेस कर सकते हो। सपोज आपकी ये एक मेमोरी है, ठीक है, और ये डिवाइडेड होती है बहुत सारी मेमोरी सेल से। क्लियर। तो यहाँ पर आपका कोई सेल 1 होगा, सेल 2 होगा, सेल 3 होगा, अप टू सेल n तक होंगे। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने सीपीयू के थ्रू किसी भी मेमोरी लोकेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस योर डिजायर्ड लोकेशन, ठीक है। यानी कोई आपको सीक्वेंस में चलने की ज़रूरत नहीं है कि आपको डायरेक्टली सीक्वेंस में एक्सेस करनी पड़ेगी, पहले C1 को करो, C2 और C3 को करो, नहीं, आप रैंडमली एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए आपकी ये फास्टर भी होती है, वो भी अभी बताया जाएगा कैसे कैसे ये फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू योर हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क और इसमें यही फ़र्क तो है आपका। देखते हैं अब आगे। अब देखिए, जो रैम की चिप होती है आपकी, वो दो टाइप की होंगी आपकी, रैम चिप्स होंगी आपकी, ये भी आपको दो टाइप की मिलेंगी। अब दो टाइप की कौन कौन सी मिलेंगी जो हमने पढ़ा था, एक तो डी रैम, सेकेंड आपका एस रैम। अब देखिए डी रैम का मीनिंग क्या है आपका, इसका मीनिंग है डायनेमिक रैम, और यहाँ पर इसका है स्टैटिक रैम। डायनेमिक में क्या है, रिफ्रेश रेट बार बार में रिफ्रेश होता रहेगा, इस वजह से स्लो भी हो जाता है। स्टैटिक रैम में क्या है, आपको बार बार में रैम को रिफ्रेश करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये आपका एज़ कम्पेयर टू डी रैम फास्टर भी होगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बने किस किस से होते हैं। देखिए डी रैम बने होते हैं आपके ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर। वहीं आप स्टैटिक रैम की बात करोगे तो ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये कैपेसिटर क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे अगली क्लासों में पढ़ेंगे, जब आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वो चैप्टर कवर करेंगे। और ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ भी नहीं है। जो आपके कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर ये आपके फर्स्ट सेकंड जनरेशन टाइम में यूज़ होते थे, आपके जो कंप्यूटर बने रहते थे। जो फ्लिप फ्लॉप है ये भी क्या करते हैं, मेमोरी स्टोर करने के लिए काम आते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिंपल समझ लीजिए कि ये बने होते हैं ट्रांजिस्टर से, कैपेसिटर से, और ये बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से। अब इसमें और क्या देखने की बात है कि आपका मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लगता है। क्लियर। तो वो देखते हैं। अब मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लगता है, उससे पहले हमें पढ़ने की ज़रूरत है मेमोरी एक्सेस टाइम होता क्या है। यानी हमें मेमोरी को, जब हमने कोई डेटा एक्सेस करने से स्टार्ट किया और हमें जब डेटा अवेलेबल हो जाता है, उस तक के टाइम को हम क्या बोलेंगे, मेमोरी एक्सेस टाइम। तो लिख लीजिए एक बार, इसमें एक लाइन है छोटी सी, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, amount of time taken to produce data required from memory from start of access from start to access
until the availability of data, until the availability of data। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी एक्सेस टाइम के बारे में है कि अमाउंट ऑफ टाइम, यानी जितना भी अमाउंट लगेगा आपका आपकी मेमोरी से डेटा निकालने के लिए, कब से, जब आप मेमोरी को स्टार्ट करते हो एक्सेस, जब तक आपको मिल नहीं जाता, यानी डेटा अवेलेबल नहीं हो जाता, तो उसको आप बोलोगे मेमोरी एक्सेस टाइम। तो आपके जो डी रैम में इसका मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लगता है आपका, यानी मेमोरी एक्सेस टाइम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ जाना। तो इसमें आपको टाइम लगता है कि बिलो लगता है कितना, 20 से 70 नैनो सेकेंड, यानी बिलो 20 से 70 के बीच में नैनो सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका फ्लिप फ्लॉप बना होता है स्टैटिक रैम से, अब ये क्या होता है, ये डी रैम से फास्टर होता है, यानी ये फास्टर देन डी रैम। और ये किस काम के लिए होता है, यूज्ड फॉर स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी जितनी भी आपकी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होंगी उनमें आपका ये यूज़ रहेगा। अब डी रैम आर यूज्ड इन प्राइमरी स्टोरेज, जो आपके डी रैम होंगे वो बेसिकली किस लिए यूज़ होंगे, आपके प्राइमरी स्टोरेज के लिए, यूज्ड इन प्राइमरी स्टोरेज। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट में लिख लीजिए, उसको दोबारा से एक्सप्लेन भी कर देंगे हम अगली क्लास में। अब देखिए, रैम के बारे में हमने पढ़ लिया कि रैम के पार्ट्स कौन से होते हैं, डी रैम, एस रैम, और ये किस तरह से बने होते हैं। तो अब बारी आती है आपकी रोम की बारी, कि रोम किस तरह से काम करती है। अब देखिए रोम, अब बच्चों को कहाँ कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें, कि जैसे रैम रोम वो दो समझ लेते हैं, एक को प्राइमरी समझ लेते हैं, एक को सेकेंडरी समझ लेते हैं, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने जो स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बताया था तो उससे ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरह से वर्क करती हैं। तो रोम के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। रोम होता है आपका, इसकी फुल फॉर्म आपको पता है सबको, रीड ओनली मेमोरी। आपको क्या है, जो इसकी फुल फॉर्म है उसी के थ्रू भी समझने की कोशिश करनी है कि फर्दर आपको कल को एग्ज़ाम हो तो वहाँ से भी आप इसकी डेफिनेशन निकाल पाओ। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ आपका रीड ओनली, यानी आप इसमें राइट नहीं कर सकते, यानी नो राइट। ठीक है, ओनली आप रीड करोगे। तो ये रोम क्यों होती है आपकी, जब भी आपका, देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम बनता है या उसमें मेमोरी इनबिल्ट की जाती है, तो वहाँ पे दो पार्ट को लेके चलता है, रैम और रोम। अब रैम में तो आपने जितनी भी आपकी प्राइमरी काम होते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज के काम होते हैं, वो सारे उसमें हो जाते हैं। रोम में क्या होगा आपका, रोम में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करोगे, ये खाली आप रीड करोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अगर जो भी हार्डवेयर प्रोडक्शन वाले हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करके रखते हैं, ताकि आपके डिवाइस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी रोम में स्टोर करके रखते हैं, आप उसको खाली रीड कर सकते हो। ठीक है, तो रोम का बस इतना सा ही काम होता है आपका, उसको आप यूज़ नहीं कर पा, मतलब एक्स्ट्रा यूज़ उसमें मेमोरी नहीं ले पाओगे, उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसके बारे में देखिए, रीड ओनली मेमोरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक आध लाइन में, जो भी चीज़ें आपकी, ये परफॉर्म रीड ओनली ऑपरेशन, इसमें क्या होगा, परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन, इसमें खाली आपके रीड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सेकंड, इसमें डज नॉट हैव राइट कैपेबिलिटी, राइट कैपेबिलिटी। ठीक है, यही सेम चीज़ है कि इसमें राइट नहीं कर सकते, वही मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। क्लियर। अब रोम में क्या होगा, रोम में बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि बाइनरी इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन रोम। ठीक है, अब ये क्या होती है, ये परमानेंट होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, जब भी आपकी बनती है आपकी मेमोरी, तो ये आपकी परमानेंट होती है। तो इसको लिख भी सकते हैं, रोम इज मेड
परमानेंट ड्यूरिंग द हार्डवेयर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब। अब देखिए इन दोनों में आपको समझना भी है। अब रैम के बारे में हमने पढ़ दिया, तो रोम और रोम के बारे में पढ़ दिया। और रैम में एक चीज़ और पढ़ने की, आपकी जो रैम आपकी होती है वो किस तरह का होता है, आपका जनरल पर्पस डिवाइस होता है, जनरल पर्पस डिवाइस। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, आपका जितना भी कंटेंट है वो ऑल्टर हो सकता है, लेकिन आपके रोम में कंटेंट ऑल्टर नहीं होगा, कंटेंट ऑल्टर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हुज कंटेंट कैन बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल प्रोसेस, ड्यूरिंग कंप्यूटेशनल प्रोसेस। ये सिंगल लाइन में इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, और आप प्रॉपर नोट्स बना के चलिए। अब इसमें नोट्स इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। अब जैसे जैसे आगे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे तो आपका थ्योरी पार्ट कम होता चला जाएगा, प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा होता चला जाएगा। हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे कुछ कुछ, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आती चली जाएगी। तो अब रोम के बारे में हमने पढ़ लिया, और रैम के बारे में इनका डिफरेंस पता लग गया होगा, आप किस किस तरह से वर्क करती हैं। अब बारी आती है आपकी कि रोम के टाइप क्या क्या होते हैं। तो टाइप ऑफ रोम, जो हम बोल रहे थे पी रोम, ई पी रोम, ये इस तरह के जो भी आपके टाइप होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो टाइप ऑफ रोम, स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा ऊपर चली गई, देखिए यहाँ पर सबसे पहला है आपका पी रोम। रोम की आपको फुल फॉर्म पता ही है, तो पी की आप सिंपल समझ लीजिए, प्रोग्रामेबल रोम। अब इसका मीनिंग क्या है, यानी ये क्या है, वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी इसको बोल सकते हो आप शॉर्ट में ओटीपी, वन टाइम प्रोग्रामेबल। यानी आप इसमें सिर्फ एक ही बारी अपनी जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो कर सकते हो। और इसमें इंफॉर्मेशन किस तरह से आप लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन जो आप इसमें बर्न करोगे वो एक स्पेशल आपका बर्नर होता है, रोम बर्नर, उसकी हेल्प से करोगे। तो उसके बारे में लिख लीजिए, इंफॉर्मेशन इज बर्नड यूजिंग, एक स्पेशल रोम है आपकी, यूजिंग स्पेशल इक्विपमेंट। यानी आपका स्पेशल इक्विपमेंट कौन सा है, वो आपका रोम बर्नर। जैसे आप सीडी बर्न करते हो वैसे आपका रोम बर्नर भी होता है, जो काम क्या करेगा, आपका इस पी रोम के यहाँ पर इंफॉर्मेशन को बर्न करने में काम देगा। यानी इस पर आप प्रोग्राम कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन। अब सेकंड है आपका ईपी रोम। ईपी रोम, इसका मीनिंग है आपका इरेजेबल। ये सारी सीक्वेंस में आती चली जाएंगी, तो याद करने में भी इजी रहेगा और समझने में भी इजी रहेगा। प्रोग्रामेबल रोम। अब इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो ईपी रोम क्या है, यहाँ पर मैम प्रोग्राम द मेमोरी चिप थ्रू यूवी रेडिएशन एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रामिंग होगी, यानी मेमोरी में जितनी भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है या मेमोरी चिप में करनी है, वो आपकी होगी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू। तो यहाँ पे लिख लीजिए, प्रोग्राम द मेमोरी चिप थ्रू यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू आप इसमें मेमोरी को प्रोग्राम कर सकते हो। अब इसमें डिफरेंस क्या है पिछले वाले से, इसमें आप इरेज भी कर सकते हो, यानी यू कैन इरेज इट मैनी टाइम्स, इरेज इट
मैनी टाइम्स। ठीक है, पिछले वाले में आप पी रोम में आप इरेज नहीं कर पा रहे थे, आपने एक बार बना दिया तो बना दिया। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, अल्ट्रा वायलेट से आप इरेज कर सकते हो। अब इसमें इरेज करने में टाइम कितना लगेगा, अप टू 20 मिनट्स आपको इरेज, आपको कंटेंट इरेज करने में आपको लग जाएंगे, तो उसके बारे में भी आप लिख लीजिए। जो आपकी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उससे कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पर, यूवी टेक्स अप टू 20 मिनट। 20 मिनट क्या करने में, फॉर इरेजिंग ईपीरोम कंटेंट, यानी ईपीरोम का जो कंटेंट है जो आपने उसमें प्रोग्राम किया है उसको डिलीट करने में, इरेज करने में। ठीक है, तो ये एक समझने की बात थी इसमें, ईपीरोम में इसका डिफरेंस था पीरोम के साथ में। अब थर्ड पॉइंट है आपका ई यानी डबल ई पीरोम, डबल ई पीरोम। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। पहले एक बार लिख लेते हैं फिर इसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपकी डिलीट करने की वो है कैपेसिटी, वो आपकी ई रोम से भी ज़्यादा रहेगी। यानी इसमें आप इलेक्ट्रिकली करते हो इरेज, और वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू यूवी के कंपेयर में। तो आप लिख लीजिए इसमें इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। ठीक है, विच इज़ फास्टर, जो आपकी फास्टर भी है, विच इज़ फास्टर। अब देखिए इसमें क्या है, एक फ़ायदा और है, जो आप ई पी रोम में क्या करते थे, जब आप डिलीट करते थे 20 मिनट का टाइम भी लगता था आपको, लेकिन वो क्या करता था, सारे के सारे कंटेंट को डिलीट कर देता था। यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सेलेक्टिव बाइट को भी इरेज कर सकते हो, जो आपको ज़रूरी है उनको छोड़ भी सकते हो। तो ये भी आपके फ़ायदे की बात है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सेलेक्टिव बाइट कैन बी इरेज्ड अनलाइक यूवी ई पी रोम विच इरेज फुली। क्लियर, तो लिख लेते हैं इसको भी, सेलेक्टिव बाइट्स कैन बी erased unlike UV EEPROM which erase fully। यानी EEPROM में क्या होता था आपका, वो फुल्ली आपका इरेज कर देता था सारी प्रोग्रामिंग को। यहाँ पे आप अपने सेलेक्टिव बाइट को भी इरेज कर सकते हो अगर आप सारा नहीं करना चाह रहे हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट है चीज़ समझने के लिए। अब बात करते हैं हम फोर्थ, फ्लैश। फ्लैश ई पी रोम, ये क्या होती है, सेम होती है आपकी ई रोम की तरह, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एज कंपेरेटिवली फास्टर होती है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, फ्लैश ई पी रोम। अब ये इसके बारे में लिख लीजिए, जो कीवर्ड है आपके, सेम एज ई ठीक है, और ये होगी आपकी फास्टर, फास्टर देन जो आपकी पिछली वाली है उससे भी, बट इज वेरी फास्टर कंपैरेटिवली। क्लियर, और ये आपकी लेस देन ए सेकेंड लेती है क्लियर करने में, टेक लेस देन ए सेकेंड। क्लियर, अब लास्ट वाली इसमें कौन सी आपकी बची है, मास क्रोम। मास क्रोम क्या है आपकी, वो देख लेते हैं अभी। अब इसमें जो मास क्रोम है, इसमें क्या होता है, जो आपका कंटेंट है वो प्रोग्राम किया जाता है आईसी मैन्युफैक्चरर, यानी
जो आपकी चिप होगी, जो उसका मैन्युफैक्चर होगा उसके थ्रू। तो ये लिख लीजिए आप इसमें, कंटेंट, और कोई प्रोग्राम नहीं करेगा, कंटेंट आर प्रोग्राम्ड बाय आईसी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और ये कोई आपकी यूज़र प्रोग्रामेबल रोम नहीं है। बाकी सारी आप कह सकते हो, नोट ए यूज़र प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़े हैं, हमने रोम के टाइप पढ़े हैं, वेरियस टाइप के, कि किस किस तरह से रोम के आपके टाइप होंगे। रैम के हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं हम कैश मेमोरी के बारे में। तो आप रोम वाले के पार्ट को अच्छे से पढ़ लिए, इसमें डिफरेंस आ जाते हैं, इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको एक बार रीड आउट करिए डेली। अपने अपने जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं, जो भी कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, उनसे भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, वो इन वीडियो को देख के अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो अब बात करते हैं कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी क्या होता है? ये आपकी स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म के लिए यूज़ की जाती है। यानी जब भी आपका कंप्यूटर की जो स्पीड है, यानी उसकी जो प्रोसेसिंग है काम करने की, वो आपकी किस पे डिपेंड होती है? आपकी कैश मेमोरी पे डिपेंड होती है। तो एक तो सबसे पहले इसके बारे में आप लिख लीजिए एक लाइन, स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म। स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज मैकेनिज्म, ये आपकी सबसे फास्ट है, रैम से भी, रोम से भी, मेन मेमोरी वगैरह सबसे फास्ट है आपकी। ठीक है, अब देखिए, इस कैश मेमोरी को आप क्या क्या बोल सकते हो? इसको ही आप कैश स्टोर भी बोल सकते हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? इसको रैम कैश भी बोल सकते हो। अब कुछ बोलते हैं इसको कैशे भी बोलते हैं, तो वो अपने डिपेंड करता है, लेकिन आप इसको कैश बोलेंगे तो ओके रहेगा। ठीक है, तो कैश स्टोर हो गया आपका, रैम कैश ये हो गया आपका। ठीक है, अब कैश मेमोरी क्या हो सकती है आपकी? या तो ये आपका रिजर्व्ड सेक्शन हो सकता है आपके मेन मेमोरी का। दो अलग अलग टाइप से इसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, जो कैश मेमोरी है आपकी, ये दो तरह से होगी। आइदर आइदर क्या होगी? या तो ये क्या रहेगी, रिजर्व्ड सेक्शन रहेगा आपका, रिजर्व्ड सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी का एक रिजर्व्ड सेक्शन रहेगा, जहाँ पे कंप्यूटर को, सीपीयू को कुछ भी आपका डेटा चाहिए होगा, वो डायरेक्ट मेन मेमोरी में नहीं जाके आपकी कैश मेमोरी में जाके सर्च करेगा, और वहाँ पर जैसे उसको मिल जाएगा वो अपना वर्किंग स्टार्ट कर देगा। दूसरा क्या कर सकता है, यह हो सकती है इंडिपेंडेंट हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस, या इसको इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो आप, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हाई स्पीड हाई स्पीड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो आपकी ये दो तरीके से इसको आप ट्रीट कर सकते हो कैश मेमोरी को। अब डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे थोड़ा सा किस तरह से इसका काम होगा। देखिए बच्चे, यहाँ पर सपोज आपका सीपीयू है। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा? जब भी इसको कुछ काम करना होगा तो ये सर्च कहाँ पे करेगा? मेमोरी में। तो मेमोरी में जाएगा, सबसे पहले ये जाता है आपकी कैश मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर सपोज आपकी मेमोरी है, कैश मेमोरी। अब ये सबसे पहले लुक करेगा इधर, यानी इसका पहला लुक, फर्स्ट लुक कहाँ पर होगा आपका? इधर। उसके बाद अगर यहाँ पर उसको नहीं मिलती है अपना डेटा, तब वो दूसरी मेमोरी में जाके सर्च करेगा। तो इसका पहला लुक, अगर इसको पहले ही उसमें मिल जाता है, अगर इसको डेटा मिल जाता है, इफ़ डेटा फाउंड, अगर डेटा फाउंड हो जाता है, तो यहीं से क्या कर देगा, ये इसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर डेटा नहीं मिलता है तो ये दूसरी मेमोरी के पास जाएगा, वहाँ से डेटा फेच करेगा। तो इसकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? कैश मेमोरी में जाके डेटा को ढूंढने की। अब देखिए यहाँ पर, इफ़ डेटा फाउंड इन कैशे, तो अगर कैश मेमोरी में अगर डेटा मिल गया, तो सीपीयू डज नॉट एक्सेस मेमोरी, तो सीपीयू
मेमोरी को एक्सेस नहीं करेगा। सीपीयू डज नॉट एक्सेस मेमोरी। स्क्रीन पे आपकी राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी कंसीडर करिएगा। जिससे क्या होता है, देखिए, सीपीयू मेमोरी को एक्सेस करेगा ही नहीं, तो क्योंकि उसको कैश मेमोरी में तो आपका प्रोसेसिंग भी फास्ट रहेगी, तो प्रोसेस बिकम वेरी फास्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की थी। इसमें आपने डायग्राम के थ्रू समझ लिया कि ये है स्ट्रक्चर, आप समझ सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन आपका कैसे होता है कैश मेमोरी का। तो उसके लिए स्क्रीन को थोड़ा नीचे लेके चलते हैं थोड़ा सा, और इसके जो की पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट है इसका कि आपका पोर्शन ऑफ मेमोरी मेड किससे बना होता है, हाई स्पीड स्टैटिक रैम, यानी आपका कैश मेमोरी के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। कैश मेमोरी, इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन, यानी पोर्शन ऑफ मेमोरी किससे बना होता है, हाई स्पीड स्टैटिक रैम। और आपको पता है स्टैटिक रैम फास्टर होती है, ऑफ हाई स्पीड स्टैटिक रैम। और अगर डेटा आपका फाउंड हो जाता है कैश मेमोरी में, तो उसको बोलते हैं हम कैश हिट। जैसे हमने पढ़ाया था, ऊपर आपको डेटा अगर मिल गया तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे उससे कैश हिट। व्हेन डेटा is found in cache memory, it is called cache hit। क्लियर, तो उसको बोलोगे आप कैश हिट अगर आपको डेटा मिल जाता है तो। अब इसमें क्या होता है, 95% ऑफ द टाइम प्रोसेसर इज वर्किंग, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कैसे। तो ये कोड है आपका सीपीयू का, वो भी नोट डाउन कर लीजिए कि 95% ऑफ टाइम कैश हिट ही होता है आपका। ठीक है, यानी एक्सेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैशे, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कैश। क्लियर, तो हमने रैम के बारे में पढ़ लिया, रोम के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, और हमने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ लिया। होप आपको क्लियर हो गई होंगी ये चीज़ें। अभी हमने पढ़ लिए हैं आपके रैम रोम कैश मेमोरी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने सारे जितने भी आपके क्लासमेट हैं उनको भी शेयर करिए ये वीडियो, ताकि वो इसका बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू।